बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं सेल के अंदर, हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं और सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दो टाइप्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड की सेल्स के अंदर, एक तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जिनको हम डीएनए के नाम से जानते हैं, और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड जिनको हम आरएनए के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर जो डीएनए है सेल का वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ थोड़ी सी अमाउंट में डीएनए जो है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जब हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा था आपको याद होगा, इनको हम लोगों ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज कहा था। ऐसा ही है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज इनको हम डीएनए की प्रेजेंस की वजह से ही कहते हैं कि ये अपनी प्रोटीन्स खुद बना सकती हैं। उसके बाद जो है वो आरएनए जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगहों पे पाया जाता है। डिस्कवरी न्यूक्लियस की जो है वो कैसे हुई थी, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिस्टर जो था उसने न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले 1869 में डिस्कवर किया था। उसने जो था ही डिस्कवर्ड डीएनए ओनली 4 years आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ मेंडल्स वर्क। मिस्टर एक्सट्रैक्टेड अ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल एंड फिश स्पर्म। उसने ह्यूमन के पस सेल में से और फिश स्पर्म में से न्यूक्लियाई डिस्कवर किया था। ही कॉल्ड दिस सब्सटेंस न्यूक्लियन। उसने चूँकि इस सब्सटेंस को न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में से डिस्कवर किया था, इस वजह से उसने उसको न्यूक्लियन कह दिया था, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में से निकाला गया था। न्यूक्लियन जो था बाद में उसकी जब नेचर चेक की गई तो वो एसिडिक थी, इस वजह से उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों दिया गया, एक तो ये कि ये न्यूक्लियस में से डिस्कवर किया गया था, और दूसरा न्यूक्लियस में से निकाला गया था, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ये एसिडिक था नेचर में, इस वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया था। Research revealed its significance in the last half of the 20th century. RNA was first made by laboratory synthesis in 1955. In 1965, nucleotide sequence of transfer RNA was determined. 1965 में ट्रांसफर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिटरमिन कर लिया गया था। 1967 में सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव डीएनए वाज अचीव्ड। बायोलॉजिकली एक्टिव डीएनए की सिंथेसिस कर ली गई थी। Amount of RNA varies from cell to cell, but the amount of DNA is normally constant for all typical cells of a given species of plant or animal, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो तकरीबन कांस्टेंट होती है, जबकि आरएनए की अमाउंट जो है वो सेल टू सेल वेरी करती रहती है। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस जो है न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन द क्रोमोसोम्स ऑफ लिविंग सेल्स एंड वायरसेस। दे प्ले a central role इन द स्टोरेज एंड रेप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए का। दे हैव सेंट्रल रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी मेन इन्हीं का रोल है, न्यूक्लिक एसिड्स का ही रोल है एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। जीन बताते खुद एक तो ये कि जीन्स ये होती हैं, ठीक है, इन पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं ये खुद ही जीन का पार्ट होते हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लिक एसिड्स अकर इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स। जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं तो उसको न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के मालिक्यूल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स चेन्स बनाते हैं डिफरेंट लेंथ्स की। टू चीफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैरीज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए जो है वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। आरएनए प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। केमिकल कंपोजिशन जो है P11 था साइंटिस्ट, उसने 1920 में न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन बताई थी। उसने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड रिपीटिंग यूनिट्स यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलके बनी होती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड 3 सब यूनिट से मिलके बनता है। एक पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होती है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड का ग्रुप होता है, फास्फोरस ग्रुप होता है, ठीक है, फास्फोरिक एसिड हम उसको कहते हैं।
तो स्टूडेंट ये आपने स्ट्रक्चर्स भी करने हैं। ये राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाई जाती है, और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, जो कार्बन नंबर 2 है आरएनए वाली शुगर का, उसके साथ ऊपर एच और नीचे ओ एच है, जबकि जो डीएनए वाली शुगर है उसमें ऊपर भी एच है नीचे भी एच है, तो एक ऑक्सीजन रिमूव होती है, जिस वजह से हम इसको डीऑक्सी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने जुबानी ड्रा करने सीखने हैं। उसके बाद ये वाला प्योरीन, एडिनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन वाले स्ट्रक्चर जो है, ये जो जनरल स्ट्रक्चर है प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स का, ये बेशक ना करें, लेकिन आपने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायामीन, इनके स्ट्रक्चर ज़बानी, इन पांचों बेसिस के स्ट्रक्चर आपको ज़बानी बनाने आने चाहिए। पेंटोस शुगर जो है वो 5 कार्बन शुगर होती है, मोनोसक्राइड है ये। मोनोसक्राइड हमने अभी फास्फेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, तो ये पेंटोस शुगर जो है ये मोनोसक्राइड है। इसके अलावा जो है न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए कंटेन राइबोज शुगर, ये अभी हमने बात कर ली है। और डीएनए के जो हैं वो कंटेन होते हैं करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है वो पायरिमिडीन सिंगल रिंग की होती हैं, उनमें साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल होती हैं। और प्यूरीन्स जो हैं वो डबल रिंग की होती हैं, उसमें एडेनिन और गुआनिन होती हैं। प्यूरीन्स जो है वो एडेनिन और गुआनिन के मिलने से बनती हैं, और पायरिमिडीन्स 3 बेसिस होती हैं। पायरिमिडीन्स देख लें, आप फिगर में भी देख सकते हैं, पायरिमिडीन सिंगल रिंग वाली बेसिस है, और प्यूरीन्स जो हैं वो डबल रिंग वाली बेसिस है। फिगर में क्लियर कट के शो हो रहा है। उसके बाद फास्फोरिक एसिड, इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। फास्फोरिक एसिड जो है वो एस्टर लिंकेज बनाता है। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू द, ये नीचे डायग्राम इसमें शो हो रहा होगा, उससे पीछे वाले में भी नाइट्रोजन है। ये ऊपर देखेंगे बेस बनी हुई है, ठीक है। ये जो बेस है ये एडिनिन है, एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है एक, जो कि कार्बन नंबर शुगर की कार्बन नंबर 1 पे अटैच है। और ये जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप है ये अटैच है कार्बन नंबर 5 पे। तो ये इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बना है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस जो है वो किस पोजीशन पे अटैच है, कार्बन नंबर 1 पे। और फास्फेट ग्रुप जो है, फास्फोरिक एसिड ग्रुप जो है वो किस पे अटैच है, कार्बन नंबर 5 पे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, nitrogenous base is attached to the carbon number 1 of pentose sugar in a typical nucleotide, and phosphoric acid is attached to the carbon number 5 of the pentose sugar. nucleoside जो है वो कैसे बनता है, compound formed by the nitrogenous base and pentose sugar is called nucleoside. nucleoside जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। अब स्टूडेंट अब आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें आती हैं। ये नीचे न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है जिसमें फास्फेट ग्रुप भी है, शुगर भी है और बेस भी है। अब न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें सिर्फ बेस है और शुगर है। ये आपको कैसे याद रहेगा न्यूक्लियोसाइड और टाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड में दोनों रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन शुगर भी रिंग फॉर्म में है और नाइट्रोजनस बेस भी रिंग्स फॉर्म में है, ठीक है ना। तो दोनों रिंग्स वाले जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड के, वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप हो जाए तो वो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। कंपाउंड फाउंड बाय नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से जो बन रहा है कंपाउंड वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। A nucleoside and phosphoric acid combine to form nucleotide. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो नीचे बना हुआ है ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 3 फास्फेट ग्रुप, इसके साथ मजीद 2 फास्फेट ग्रुप और अटैच हो जाए तो ये ATP बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड एंड ये हो गया हुआ है, ठीक है। ATP जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है। अरविंद चॉरगॉफ ने जो है अमाउंट बताई थी कि एडेनिन जो है डीएनए में वो हमेशा इक्वल होता है थायामीन के। ए और टी जो है वो हमेशा बराबर होंगे डीएनए में, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायामीन होंगे, और जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जितनी टोटल प्यूरीन्स होंगी, अगर 10 प्यूरीन्स हैं तो 10 ही पैरामिडीन्स होंगी, और अगर ये दोनों की यानी तादाद प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स की बराबर होंगी। इसको ये अरविंद चारगाफ ने बताया था और ये चारगाफ रूल कहलाता है। अब बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बॉन्डिंग कैसे होती है। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू द कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन नंबर 5, ठीक है, ये हो गया। अब कार्बन नंबर 3 जो है शुगर की, उस पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह के आप अपने इमेजिन कर लें ज़रा कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये बने हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये पहले वाला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 न्यूक्लियोटाइड जुड़ के दिखाए हुए हैं। तो कार्बन नंबर 3 पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। नीचे से एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसका जो कार्बन नंबर 5 वाला था, इस वाले का कार्बन नंबर 5, ये जो सबसे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड दिखाया हुआ है,
इसमें कार्बन नंबर 5 पे जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप था वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहलाता है, क्योंकि ये फास्फेट ग्रुप नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के जो कि कार्बन नंबर 5 पे अटैच था वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्डिंग करता है। फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा, ऊपर इसी तरह से ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। फिर इस ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का जो 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था वो अपने से ऊपर वाले के फिर 3 के साथ लग जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये एक जितना मर्जी ये चेन लंबी होती जाए, 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमेशा खाली रहेगा, ताकि मजीद से मजीद न्यूक्लियोटाइड जाके अटैच होते जाए और DNA बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। ठीक है, 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री और 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि जब फास्फेट ग्रुप ऊपर वाले कार्बन की नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाकर अटैच होता है तो H रिमूव हो जाता है वहाँ से और फास्फेट ग्रुप में से OH रिमूव हो जाता है, तो ये बन जाता है बल्कि OH रिमूव हो जाता है शुगर में से और फास्फेट का जो है वो H रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये वाटर रिलीज हो जाता है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और बॉन्ड जो बनता है वो POC बॉन्ड ऊपर वाले के साथ भी बनता है और नीचे वाला के साथ तो ऑलरेडी फास्फेट जो बाइंड हुआ हुआ है वो POC बॉन्ड के साथ बाइंड हुआ हुआ है। तो ये POC जो बॉन्ड है ये एस्टर लिंकेज कहलाता है। ठीक है, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है फास्फेट का न्यूक्लियोटाइड्स के साथ दोनों साइड से। फास्फेट ग्रुप जो है वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ जुड़ा होता है और दो न्यूक्लियोटाइड्स को फास्फेट ग्रुप फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए जोड़ता है। ठीक है, तो ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है जो जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। प्रोटीन्स का आपने पढ़ा था कि अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इसी तरह से दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उनको जोड़ने के लिए वो होगा फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये जितनी मर्जी लंबी पॉलीमर हो जाए, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि 5' फास्फेट ग्रुप मतलब 5 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप होगा अवेलेबल फ्री और 3' पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अवेलेबल होगा, ताकि वो मजीद न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हों और लंबे से स्ट्रक्चर बन सकें। लीनियर स्ट्रैंड जो DNA का है उसमें ये कंडीशन होगी कि 5' एंड पे फास्फेट ग्रुप फ्री होगा और 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। तो यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसकी टाइप्स न्यूक्लिक एसिड की, DNA और RNA के बारे में कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।